आज हम बात करने वाले इजराइल के 6 डे वॉर के बारे में। 6 डे वॉर जो महज 6 दिन तक चला और 6 दिन में ही उन्होंने पूरे अरब वर्ल्ड को हरा दिया। बात तब की है जब 1948 में इजराइल का गठन हुआ, तभी इस विवाद को शुरुआत हुई। अब उस वक्त इन अरब देशों ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन इस हमले में वो नाकाम रहे। उन्होंने नाकाम कोशिश की, इसी वजह से उनको अपनी ज़मीन खोनी पड़ी। इसमें जॉर्डन एकमात्र ऐसा देश था जो जीत गया। लेकिन इसी घटना से 1948 में बहुत सारे फिलिस्तीनियों को 7.5 लाख फिलिस्तीनियों का अपना घर, जमीन, जायदाद, इन सब से हाथ धोना पड़ा। और इसी को फिलिस्तीनियों ने अल नकबा या विनाश का कारण ऐसा नाम दिया। ये एक अलग घटना है, उसका विस्तार हम अलग किसी दिन देखेंगे या बताएंगे। इस हार को फिलिस्तीनी या अरब बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हार अंदर ही अंदर उनको खाए जा रही थी। सबको पता था ये युद्ध दोबारा भी हो सकता है, लेकिन अरबों के अंदर का गुस्सा और नफरत इसी का कारण बना 1967। अरबों के अंदर का गुस्सा ही इस युद्ध का कारण बना 1967 का वार, जिसे हम 6 डे वॉर के नाम से जाना जाता है। और 1948 के बाद ही मिस्र में फौज के अंदर ही अंदर विद्रोह मचने लगा। विद्रोह के बादल इस तरह गरजे कि सत्ता पलटने की कोशिश कर दी। सत्ता पलटने के लिए कोशिशें होती रही। और इसी बीच 1948 में मेजर था नासिर। उसी नासिर को 1956 में राष्ट्रपति बना दिया गया मिस्र का। और उसने राष्ट्रपति बनते ही पहला काम किया, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया। और इसी एक अरब सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया और वो पूरे अरब वर्ल्ड में एक हीरो बन गया और एक मसीहा के रूप में जानने लगा, क्योंकि पूरा अरब वर्ल्ड में वो एक ही था जो इजराइल के सामने खड़ा था। लेकिन इजराइल इस बात को भूला नहीं था। उसके पड़ोसी देशों ने उसे जड़ से मिटाने की कोशिश की थी। इजराइल को पता था कि उन पर हमला होने वाला है, हमला हो सकता है। और इसी बीच के टाइम में 1950 में और 1960 में शीत युद्ध शुरू था। वो उन पर हमला करते थे, लेकिन वो हमला इतना जोर का नहीं था। छोटे मोटे हमले होते रहते थे, उसी बीच में होते रहते थे। लेकिन तभी उसमें सोवियत संघ की एंट्री हो गई। सोवियत संघ ने मिस्र को लड़ाकू विमान दे दिए गए। इसी से युद्ध की शुरुआत हुई। और जब सोवियत संघ ने मिस्र को विमान दिए, लड़ाकू विमान दिए, तभी इस युद्ध की नींव रखी जा चुकी थी। लेकिन वहाँ इजराइल अपनी स्थिति बरकरार रखने में काम कर रहा था। वो अपनों एक प्रतिद्वंदी की तरह तैयार कर रहा था। इसलिए उसने एक कानून बनाया। इस कानून के तहत हर एक इजरायली नागरिक को सेना में सेवा देना अनिवार्य था, देना ही देना था। इस तरह इजराइल ने एक घातक फौज बना दी और 1967 तक तो परमाणु हथियार हासिल करने तक पहुंच गया। क्योंकि इजरायलियों को पता था अगर वो हार गए तो पूरे दुनिया में उनको कोई जगह नहीं दे सकता था। लेकिन उधर अरबों के पास कुछ नहीं था सिवाय बड़बोला बन के।
सिवाय घमंड के, सिवाय रोष के, सिवाय गुस्से के कुछ नहीं था। और इसी बीच मिस्र में एंट्री होती है नासिर के खास अब्दुल हमीद अमीर की, जो सेना में मेजर कमांडर थे। उनका काम सिर्फ इतना था, नौजवानों को खुश रखना और उनकी वफादारी अपने लिए काबिज करना, उनकी वफादारी अपने लिए सुनिश्चित करना, यही एक काम था अब्दुल हमीद नासिर का। उसने इस पर ध्यान नहीं दिया कि अपनी सेना को अच्छे से ट्रेन करना चाहिए, उनको सुधारा जाए, उनकी क्षमता बढ़ाई जाए। इस पर उसने कभी काम नहीं किया और वो चाहता भी नहीं था एक काम करना। लेकिन इस युद्ध में मिस्र के साथ यमन भी कूद पड़ा। यमन के पास सेना तो थी, लेकिन वो सेना किसी काम की नहीं थी। उसे युद्ध लड़ने का कोई तजुर्बा ही नहीं था, ना ही उसने कभी युद्ध लड़ा था। वो तो फिर उनके पास आमिर और नासिर के सिवा कोई नहीं था। ना उसके पास मेजर था, ना जनरल था, ना कोई लड़ने के काबिल। तो उनको आमिर और नासिर के शरण में चले गए। लेकिन उधर सीरिया भी राजनीति का शिकार बन चुका था और सोवियत संघ का एक पपेट बन के रह गया था। ऊपर से सबको लग रहा था कि पूरा अरब एक साथ इजराइल पे हमला करने वाला है। लेकिन बात सब उल्टी थी, क्योंकि सीरिया और मिस्र का कहना था कि जॉर्डन और सऊदी उनके खिलाफ साजिश रच रहे, उनके सैनिकों में विद्रोह कर रहे। पूरा अरब वर्ल्ड फट गया इसी एक गलतफहमी की वजह से। 1948 में जॉर्डन वह एकमात्र देश था जो विजयी हुआ था। तब शाह हुसैन के दादा शाह अब्दुल उस वक्त के राष्ट्रपति थे और उनका यहूदी खुफिया एजेंसी के साथ रिश्ते थे। लेकिन उनकी हत्या 1951 में अलास्का मस्जिद में कर दी गई। एक फिलिस्तीनी राष्ट्रवादी ने उनकी हत्या कर दी और उसके बाद गद्दी पर बैठे शाह हुसैन अपनी कमजोरियां जानते थे। उनको पता था हम जीत नहीं सकते, इसलिए उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से सत्ता पर बने रहे। उधर फिलिस्तीनी लड़ाकू जॉर्डन नदी के पानी का रुख मोड़ने लगे थे और नाकाम कोशिश करते रहते। उधर छोटी मोटी झड़पें होती रहती थी, लेकिन उधर अमेरिका का कहना था कि इजराइल और अरबों में युद्ध होता है तो वो कम से कम 5 वर्ष तक युद्ध लड़ सकते हैं। इतना युद्ध का सामान इजराइल के पास है, इतनी खाने पीने का सामान भी है जो उतने दिन तक वो युद्ध लड़ सकते हैं। लेकिन अरबों के पास कुछ नहीं था। अरब सिर्फ अपने गुस्से के दम पर लड़ना चाहते थे। क्योंकि उधर इजरायली सेना प्रशिक्षित थी, अनुशासित थी, देश के लिए लड़ने का जज्बा था, सदैव युद्ध के लिए तैयार रहते थे। फिलिस्तीनियों ने गोरिल्ला लड़ाकू पहाड़ तोड़कर अंदर आ गए। फिलिस्तीनी गोरिल्ला लड़ाकू पहाड़ तोड़कर अंदर आ गए और इसी को इजराइल ने आतंकवाद का नाम दिया और उन पर हमला करने की तैयारी बनाई। और इजराइल ने नवंबर 1966 में धावा बोला। इजराइल के अंदर एक पारोदी सुरंग में धमाका कर दिया। शाह हुसैन भौचक्का रह गए, क्योंकि इस युद्ध से पहले ही, इस हमले से पहले ही इजरायली वार्ताकार से उनकी बात हुई
और उस वार्ताकार ने बताया कि हम उन पर हमला नहीं करेंगे, फिर भी हमला किया। शाह हुसैन ने ये बात अमेरिका को बताई, अमेरिका की खुफिया एजेंसी को बताई, लेकिन अमेरिका की खुफिया एजेंसी का सहानुभूतिपूर्व रवैया था। शाह हुसैन का इस बात का डर था कि इजराइल इसी बहाने से वेस्ट बैंक पे कब्जा ना कर ले, और शाह हुसैन सिर्फ अपनी गद्दी संभालना चाहते थे, बस उनको बाकी कुछ नहीं था। उसे ये भी डर सता रहा था कि फिलिस्तीनी लोगों के बीच रोष बढ़ता जा रहा है, कहीं ये रोष अपनी सत्ता पलटने का कारण न बन जाए, इसलिए वो डर के माहौल में थे। इसके आगे की कहानी हम कल देखेंगे।